अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ द प्लेलिस्ट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। इसमें हम देखेंगे प्रिवेंशन प्रैक्टिस फॉर ओल्डर अडल्ट्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिवेंशन प्रैक्टिस फॉर फीमेल्स देखा था, अब हम ओल्डर अडल्ट्स का देखते हैं। इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स होंगे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। हम देखते हैं एजिंग के बारे में। ओल्डर अडल्ट्स में typical aging result in higher variable changes in the function and overall health status of older adults। जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती जाती है, आपके फंक्शन में, ओवरऑल हेल्थ में इफ़ेक्ट आता है। एक्सरसाइज टॉलरेंस, स्ट्रेंथ एंड बैलेंस फ्रीक्वेंसी एक्सपीरियंस ए डिक्लाइन विद एज। ये सब चीज़ें एज के साथ टॉलरेंस, बैलेंस, डिक्लाइन होता है। Yet regular physical activity and exercise have been shown to preserve this function over time and in some cases reverse the usual decline। Physical activity और exercise से आप थोड़ा इन चीज़ों को जो है वो रिवर्स कर सकते हैं। Anatomical and physiological changes with aging। फर्स्ट जो चेंज आता है हमारे पास वो है मसल स्ट्रेंथ। आपकी मसल स्ट्रेंथ कम होती है। सेकंड हमारा बोन डेंसिटी कम होती है। ठीक है, मस्कुलोस्केलेटन जो है वो सिस्टम, उसके अंदर जो है वो डिक्लाइन आता है। पोस्चरल चेंजेस आती हैं हमारे पास रेगुलर, क्योंकि एल्डर अडल्ट्स में जो है वो काइफोसिस और ये सब चीज़ें जो हैं वो पोस्चर रिलेटेड देखी गई हैं। रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 3 वीक मिनिमाइज एंड इन सम केसेस सम रिवर्स even reverse this loss but stop of 2 weeks training diminish the gain। ठीक है, अगर आप 2 weeks तक ट्रेनिंग वगैरह नहीं करते, जो भी आपने गेन किया था एक्सरसाइज से वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। एडवांटेजेस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। चेंजेस, फोर्थ हमारा पॉइंट है चेंजेस इन कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम। इसमें क्या चेंजेस आती हैं, एरोबिक कैपेसिटी हमारी डिक्लाइन होती है एजिंग के साथ। रेट ऑफ डिक्लाइन कैन बी डिमिनिश थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, इस डिक्लाइन को हम जो है वो कम कर सकते हैं थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। मैक्सिमम वेंटिलेटरी अपटेक, maximum amount of oxygen inhaled drop 5 to 10% in decade between 20 to 80 years in sedentary individuals। ठीक है, एजिंग के साथ हमारी वेंटिलेटरी अपटेक भी कम होती है। डिक्लाइन इन VO2 मैक्सिमम। VO2 मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन, कि हम कितनी ऑक्सीजन कंजप्शन करते हैं, उसमें भी डिक्लाइन आता है। attributed to decrease in the maximum heart rate, decrease muscle mass, decrease muscle demand। ठीक है, और ये इन सब के लिए हम क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या है, एरोबिक ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी इज़ very important। Changes in psychomotor and psychological function, a decline in the choice reaction time where a decision has to be made between tasks are in sequence, an increase in the processing time for working memory for complex task। आपका जो है प्रोसेसिंग टाइम एज के साथ साथ जो है आप ज़्यादा टाइम लेते हैं चीज़ों को डिसाइड करने में, मेमोराइज करने में। इसमें हमारे पास एज रिलेटेड अल्जाइमर डिजीज़ है जिसमें मेमोरी लॉस हो जाता है ड्यू टू डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व फाइबर्स। एंड सेकेंड मोस्ट कॉमन इज़ द पार्किंसन डिजीज़। इट इज़ ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम ड्यू टू द लीजन इन द बेसल गैंग्लिया। ठीक है, इसमें डोपामीन जो है उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। मोबिलिटी फॉर ओल्डर अडल्ट्स, नंबर 6 पॉइंट है डिक्रीज इन वॉकिंग स्पीड, लेग लेंथ भी डिक्रीज़ हो जाती है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन मोबिलिटी, उनको क्यों कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उनको फेयर होता है, फेयर ऑफ फॉलिंग, क्योंकि उनका बैलेंस ठीक नहीं रहता तो उनके अंदर फेयर रहता है। इंक्रीज रिस्पॉन्स टाइम टू इन्वायरमेंट स्टिमुलस, अल्टर गेट पैटर्न। वॉकिंग शुड बी इनकरेज फॉर ऑल ओल्डर अडल्ट्स टू मेंटेन फंक्शनल इंडिपेंडेंस एंड स्टेमिना। आपको वॉकिंग, फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए। नंबर 7 इज़ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स जो कि ओल्डर अडल्ट्स में होते हैं। फर्स्ट इज़ द ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो मीन्स बोन एंड आर्थराइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जिसमें हमारे पास स्ट्रोक है। डायबिटीज़ मेलाइटिस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस
जो कि मेटाबॉलिक डिजीज़ है, जिसमें हमारा जो है वो इंसुलिन की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज़, जिसको हम COPD भी कहते हैं। और नेक्स्ट जो है, जिसमें हमारे पास जो है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज़ में हमारे पास ब्रोंकाइटिस, एम्फेसिमा एंड एस्थमा आती है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्क्रीनिंग गाइडलाइंस। हमें किस किस तरह स्क्रीनिंग करवानी चाहिए ओल्डर अडल्ट्स में। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को हमें देखते रहना चाहिए, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया ना हो, ताकि जो कि सीरियस डिजीज़ का सिम्टम है। ECG करवाती रहनी चाहिए। एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटी इन द हार्ट एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट को देखने के लिए। चेस्ट एक्सरे, लंग कंडीशंस को, साइज एंड शेप ऑफ हार्ट को देखने के लिए। CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, टू स्क्रीन फॉर एनीमिया, इन्फेक्शन एंड ल्यूकीमिया। ट्रांसफेरिन सैचुरेशन टेस्ट, नॉर्मल रेंज जो है वो इसकी 170 to 370 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। यूज टू डिटेक्ट होम्योक्रोमेटोसिस, आर्थराइटिस, डायबिटीज़, कैंसर एंड लिवर डिजीज़, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, लिवर डिजीज़, हीमोलाइटिक एनीमिया, यूरिन एनालिसिस, इन सब की स्क्रीनिंग करवाना बहुत ज़रूरी है इन ओल्डर अडल्ट्स। Glucose level, RBC, GIT, any kind of tumor in GIT, internal problems, WBC, infection, thyroid stimulating hormone test, hypo for hypo and hyperthyroidism, and the DEXA scan जो कि older adults में कंडीशन है osteoporosis, जिनमें bones porous formation में हो जाती हैं। इन सब की स्क्रीनिंग करवाना रेगुलर बेसिस पे इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। फॉल प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट असेसमेंट। फॉल हिस्ट्री, इसमें हम मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। मेडिकेशन रिव्यू, फिजिकल एक्टिविटी, हम कॉग्निशन, मेमोरी देखेंगे कितनी एबिलिटी है चीज़ों को लर्न करने की। फेयर ऑफ फॉल, इन्वायरमेंट एंड लिविंग सिचुएशन। फॉल असेसमेंट कैसे करते हैं हम? आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर ऑफ फॉल, environmental risk factor associated with the movement such as reaching, lifting, twisting, walking. Improve physical mobility with exercise, properly manage medication and supplements, educating family members about risk of fall, continence promotion and toileting program, assessing other factors that potentially cause fall. Fall assessment के लिए ये सब चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। Next is the resistance training. We will discuss from our next lecture. Thank you.